आज हमने टॉपिक लिया है प्रेसिपिटेशन। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब भी पानी आसमान से ज़मीन पर गिरता है या स्काई से ज़मीन पर गिरता है तो इसको ही प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो जो पानी जो गिरता है वो पानी का लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है या सॉलिड फॉर्म में होता है या थोड़ा सॉलिड एंड थोड़ा लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसको ही क्या कहते हैं? तो प्रेसिपिटेशन होता है। तो जब भी पानी ऊपर से नीचे गिरता है, स्काई से नीचे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ आइदर लिक्विड और सॉलिड, तो इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और जब भी वाटर वेपर जो कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें लिक्विड फॉर्म में, तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो प्रेसिपिटेशन ऑकर्स व्हेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, आइस और फ्रोजन वाटर वेपर join together into masses too big to be held above the earth, then they fall to ground as precipitation। यानी कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट एक साथ आ जाते हैं और वो क्या करते हैं? तो बड़े ड्रॉप हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि वो वाटर जो है उसको होल्ड नहीं कर सकता है, तो इसको ही कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो अलग अलग फॉर्म है वाटर की। तो वाटर की प्रेसिपिटेशन की अलग अलग फॉर्म होती है। तो उस प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है रेनफॉल है, स्नोफॉल है, हेल, फ्रॉस्ट एंड ड्यू। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की जिसमें वाटर ऊपर से स्काई से क्लाउड से नीचे आता है। तो कंडीशन क्या होती है प्रेसिपिटेशन के लिए? तो कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशंस आर कंडीशन फॉर द प्रेसिपिटेशन आर एटमॉस्फेयर मस्ट हैव मॉइस्चर। यानी कि जहाँ भी मॉइस्चर है वहाँ ही प्रेसिपिटेशन होगा। मान लीजिए अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो रेगिस्तान में या डेजर्ट में क्या होता है कि मॉइस्चर नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। और हवा जो है, एयर जो है, उसमें सफिशिएंट न्यूक्लियाई होने चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होने चाहिए कि जिसके ऊपर क्या हो जाए कि कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाए। अगर मान लीजिए हवा में मान लीजिए न्यूक्लियाई डस्ट नहीं है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं होगा, और कंडेंसेशन प्रोसेस नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो वेदर कंडीशन फेवरेबल फॉर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू टेक प्लेस। यानी कि अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तभी भी वाटर वेपर क्या होगा? तो कन्वर्ट नहीं होगा किसमें? लिक्विड में। प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन मस्ट बी रीच टू द अर्थ। यानी कि मान लीजिए अगर बारिश हो रही है, अगर मान लीजिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अगर बारिश हो रही है और वो बारिश मान लीजिए स्काई से नीचे आते आते ही एवापोरेट वापस हो रही है, तो इसको हम प्रेसिपिटेशन नहीं कह सकते। क्योंकि क्या है कि प्रेसिपिटेशन होने के लिए जो भी वाटर का फॉर्म है वो ज़मीन पर आना चाहिए, यानी अर्थ सरफेस पे आना चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या होगा कि वाटर जो है वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में ज़मीन पर आ जाएगी या अर्थ के सरफेस पे आ जाएगी। और ये प्रोसेस तभी होगी जब कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के बाद जो भी प्रोसेस होगा या सब्लिमेशन के जो भी बाद प्रोसेस होगा, तो उसको ही हम प्रेसिपिटेशन ऐसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन या सब्लिमेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है। अगर कंडेंसेशन के बाद हुआ तो हम उसको रेन कहेंगे, और सब्लिमेशन प्रोसेस के बाद हुआ तो उसको ही हम क्या स्नोफॉल या आइस फॉल या हेल फॉल या हेल स्टोन ऐसे कह सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन हो सकता है टू और मोर प्राइमरली एसोसिएटेड विद द एयर। यानी कि कंडेंसेशन भी हो सकता है या सब्लिमेशन हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो आइसो हाइट्स क्या है? तो आइसो हाइट्स ये क्या है कि एक्चुअली ये क्या है, ऐसे दो अलग अलग प्लेसेस है जहाँ क्या होती है इक्वल रेनफॉल होती है। तो इक्वल रेनफॉल को अगर हम जोड़ने वाली अगर लाइन बनाएंगे तो उसको बोलते हैं आइसो हाइट्स बोलते हैं। जो टेम्परेचर अगर मान लीजिए कम हो जाता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एयर का क्या हो जाता है? वो भी कम हो जाता है। और क्लाउड यानी कि क्लाउड का भी क्या हो जाता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें ड्यू मिलता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर मान लीजिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वाटर अगर होल्ड नहीं कर पा रहा है एयर मास, तो उसको ही क्या कहते हैं? तो उसको ही हम ड्यू कहते हैं। तो वाटर विल बी सीन ऑन डिफरेंट सर्फेसेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? तो ड्यू कहते हैं। अगर मान लीजिए अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला गया तो वाटर वेपर किस में चेंज हो जाएगा? तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको ही हम स्नोफॉल या आइस फॉल कह सकते हैं। उसके बाद वाटर वेपर अगर कंडेंस हो गया तो कंडेंस होने के लिए उसको न्यूक्लियाई चाहिए। तो वो अगर उसका साइज 0.1 मिलीमीटर से अगर डायमीटर में कम है तो हम वो क्या होता है कि अलग अलग फॉर्म में नीचे गिरना चालू कर देता है ज़मीन पर। जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं वो जनरली सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ कंबशन होते हैं, जिसको हम सूट पार्टिकल ऐसे भी कह सकते हैं।
और अगर विंड स्पीड अगर अच्छी है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है क्लाउड का वो अच्छे से होता है, तो रेन एक जगह से क्लाउड जो है एक जगह से दूसरे लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, रेन अलग अलग जगह पे आती रहती है। अगर विंड टर्बुलेंस ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट है तो सस्पेंडेड फॉर्म में ही ऊपर क्लाउड में रहेंगे, तो वो जनरली नीचे नहीं आते अगर विंड टर्बुलेंस है तो। अगर वाटर ड्रॉपलेट अगर एक साथ आ गए हैं और वो एक साथ आकर मान लीजिए उन्होंने बड़ा ड्रॉपलेट बनाया कि जिसकी वजह से इतना हेवी हो गया है, तो अर्थ के ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आते हैं, तो उसको हम रेनिंग ऐसे कहते हैं या प्रेसिपिटेशन ऐसे कहते हैं। तो कंसिडरेबल पार्ट ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन, बहुत बार क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो जैसे ही वो गिरना चालू करते हैं तो वापस हॉट एयर के कांटेक्ट में आके वापस वो एवोपरेट हो जाते हैं। तो कंसिडरेबल पार्ट ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन गेट्स एवोपरेटेड बैक टू द एटमॉस्फेयर, कभी जब उसका साइज कम है तब। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो डिफरेंट अगर मान लीजिए जो प्रेसिपिटेशन है वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में हो रहा है तो उसको हम रेन कहते हैं। तो एनी लिक्विड दैट ड्रॉप्स फ्रॉम द क्लाउड इन द स्काई टू द अर्थ, तो उसको हम रेन कहते हैं। तो रेन में क्या होगा, सिर्फ पानी गिरेगा, पानी के साथ दूसरा सॉलिड फॉर्म कोई भी नहीं गिरेगा पानी का। उसके बाद व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ द 0.5 mm और लार्जर, यानी कि रेन हम तब कह सकते हैं कि जब जो वाटर ड्रॉपलेट का साइज़ है वो 0.5 mm से ज़्यादा है तभी। और ड्रिजल क्या होता है कि अगर मान लीजिए बहुत हल्की हल्की अगर रेन होती है तो उसको हम ड्रिजल कहते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट साइज तब क्या हो जाता है कि 0.5 mm से छोटा हो जाता है। तो ड्रिजल में वाटर ड्रॉपलेट साइज लेस देन 0.5 mm हो जाता है। तो ड्रॉप क्या हो जाता है, ये जो रेन ड्रॉप जो होते हैं वो जब गिरते हैं तो कभी गिरते हैं जब क्लाउड एक दूसरे के साथ टकराते हैं और एक दूसरे के साथ टकरा के क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ना चालू करते हैं। तो जब वो जुड़ना चालू करेंगे तो जो ड्रॉप साइज़ है, वाटर ड्रॉप साइज़ है, वो बढ़ने लगती है, क्रिएटिंग बिगर ड्रॉप्स बिकम्स टू हेवी, यानी कि वो इतने हेवी हो जाते हैं कि वो सस्पेंड नहीं कर सकते हैं एयर में या क्लाउड में और वो नीचे गिरना स्टार्ट करते हैं। हाई इन द एयर वाटर ड्रॉप्स इन सॉलिड फॉर्म, अगर मान लीजिए जहाँ भी जनरली क्लाउड में जो भी एयर कंडेंस होता है जनरली वो कैसे रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जैसे ही वो नीचे गिरना चालू करते हैं तो हाई एयर हॉट एयर के कांटेक्ट में आके होते हैं, उनका मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है। जो रेनिंग होता है, अगर मान लीजिए पर आवर 0.01 से 0.1 इंचेस इतना हो रहा है तो इसको हम लाइट रेन कहते हैं। एंड मॉडरेट रेन जो होता है वो 0.1 से 0.3 इंचेस पर आवर होता है। हेवी रेन अगर बोले तो हेवी रेन अबाउट 0.3 इंचेस पर आवर होता है। तो रेन क्या है, रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ वाटर साइकिल और ये मदद करता है टू रिप्लेनिश द वाटर ऑन द अर्थ एज अ फ्रेश वाटर, यानी कि अगर हमें अर्थ में अगर मेजॉरिटी एरियाज में अगर हमें फ्रेश वाटर चाहिए तो रेन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वाटर साइकिल। बाकी दूसरा कंपोनेंट है फ्रेश वाटर मिलने का, वो है ग्लेशियर एंड ग्लेशियर मेल्टिंग। स्नो क्या है, तो सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर है कि जो स्काई से अगर नीचे गिरता है तो उसको हम स्नो कैसे कहते हैं। ऑकर्स एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ रेन, जब भी मान ली कि बारिश होती है तो बारिश में हमें एक्चुअली स्नो फॉर्म में ही होती है। स्नो ऑफन मेल्ट बिफोर इट, यानी कि जब भी क्लाउड में जब भी कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन वो सॉलिड फॉर्म में ही होता रहेगा। एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ विर्गा और फ्लेक्स ऑफ आइस वाटर फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड। तो जब भी वाटर से अगर मीन्स क्लाउड से अगर मान लीजिए आइस फॉर्म में अगर मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट आ रहे तो उनको विर्गा या फ्लेक्स ऐसे कहते हैं। तो स्नो जनरली सीन विद द हाई थिन एंड वीक सिरस क्लाउड। सिरस क्लाउड क्या रहता है कि टॉप मोस्ट क्लाउड जो होते हैं सभी क्लाउड में, तो उसको सिरस क्लाउड ऐसे कहते हैं। तो जब भी सिरस क्लाउड से होने वाला जो भी प्रेसिपिटेशन है, यानी कि अगर सिरस क्लाउड से है तो वो उनकी हाइट क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत पतले रहते हैं ये क्लाउड और ये क्या रहता है कि बहुत वीक रहते हैं, यानी कि ज़्यादा वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी नहीं रहती है। तो ये एक्चुअली क्या रहता है, ये वो जो क्लाउड है वो जनरली स्नो प्रेसिपिटेट करते हैं। जनरली इट ऑकर्स इन अ सब फ्रीजिंग एयर। तो जब भी मान लीजिए जब भी जो फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री मान लीजिए, तो उससे अगर कम टेम्परेचर हो जाएगा तो हमें स्नो मिलेगा। स्नो क्या होता है, तो एक फ्लफी वाइट सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है एंड इन शेप फ्लैट प्लेट्स एंड थिन नीडल। तो अगर मान लीजिए वो जो स्नो है, अगर मान लीजिए बहुत छोटे छोटे आकार में आ रहा है तो फ्लैट प्लेट में या थिन नीडल के फॉर्म में आएगा नीचे ज़मीन के ऊपर। इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट स्नो फॉर्म टेक प्लेस, यानी कि जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन बदलेगी वैसे वैसे हमें अलग अलग ये मिलेंगे, स्नो के फॉर्म मिलेंगे।
स्लीट क्या होता है ना, स्लीट एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है। स्लीट में एक्चुअली थोड़ी बारिश भी होती है और थोड़ा लिक्विड फॉर्म में और थोड़ा एक्चुअली आइस पैलेट सॉलिड फॉर्म में भी प्रेसिपिटेशन होता है, उसको स्लीट ऐसे कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन फ्रीजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि जब भी मान लीजिए फ्रीजिंग कंडीशन हो गया है या 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर गया तो हमें स्लीट देखने को मिलती है। तो स्नो क्या होता है, जब भी क्लाउड से मान लीजिए स्नो के फॉर्म में जब प्रेसिपिटेशन होगा तो वार्म लेयर में आ जाएगा वो पानी, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, और लिक्विफाई होकर वापस वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो वही रेन अगर मान लीजिए वापस फ्रीजिंग लेयर में पहुंच गई तो फ्रीजिंग लेयर में यानी फ्रीजिंग एयर में अगर आ गई तो वो रिफ्रीज हो जाती है वही रेन, और वो क्या कन्वर्ट हो जाती है तो आइस पैलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम स्लीट ऐसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल एंड सेमी ट्रांसपेरेंट बॉल होते हैं आइस के, और ये स्मॉल होते हैं हेलस्टोन से, यानी कि अगर हम हेलस्टोन की तुलना करें तो उसके कंपेयर में स्लीट के जो आइस पैलेट्स रहते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ऑफन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, तो स्लीट हमें जनरली कहाँ मिलती है, तो थंडरस्टॉर्म जब भी होता है तो हमें स्लीट देखने को मिलती है। एंड नॉर्मली अकम्पनीड बाय फ्रोस्टी आइस क्रिस्टल, यानी कि हमें लिक्विड भी मिलता है एंड प्लस हमें फ्रॉस्टी आइस क्रिस्टल्स भी मिलते हैं। दैट फॉर्म वाइट डिपॉजिट एंड अ मिक्सचर ऑफ अ सेमी सॉलिड रेन इन अ स्लशी स्नो। तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास रेन भी आ जाएगा और रेन के साथ सेमी सॉलिड स्लशी स्नो भी आ जाएगा। फ्रीजिंग रेन क्या होती है, तो फ्रीजिंग रेन क्या होती है कि मान लीजिए अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला गया है और तभी बारिश होती है तो उसको फ्रीजिंग रेन ऐसे कहते हैं। व्हेन रेन फॉल्स ड्यूरिंग बिलो फ्रीजिंग कंडीशन और टेम्परेचर, उसमें क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ रेन ड्रॉपलेट। रेन जो ड्रॉपलेट है वो पूरे के पूरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लीजिए कोई अलग, अगर मान लीजिए हायर लैटिट्यूड के कंट्री में अगर हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर वगैरह का एरिया है, तो वहाँ क्या होता है, अगर मान लीजिए बारिश हो जाती है तो क्या हो जाता है कि रेन रिजल्ट इनटू आइस ऑन द कार, तो वो कोटिंग बन जाता है कार पे, स्ट्रीट पे, ट्रीज पे, पावर लाइंस पे। इन सारे कोटिंग को ही क्या कहते हैं, तो ग्लेज ऐसे कहते हैं। तो ग्लेज तभी होगा जब भी आपका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है उससे कम हो गया है तभी। प्रेसिपिटेशन का नेक्स्ट फॉर्म है हेल। तो हेल में क्या होता है कि जो आइस होता है वो बिग बॉल्स के फॉर्म में आती है, इरेगुलर लम्प्स में आते हैं, और एक्चुअली दैट फॉल फ्रॉम द लार्ज थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म हमें जनरली कहाँ मिलेंगे, जब बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म आएगा तभी। इट इज़ प्योरली सॉलिड प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है कि बारिश नहीं गिरती, इसमें सिर्फ क्या गिरते हैं, तो इसमें सिर्फ बड़े बड़े आइस बॉल के नीचे गिरते हैं। हेल स्टोन्स एक्सपीरियंस ओनली इन विंटर, तो ये हमें कब एक्सपीरियंस कर मिलेंगे, तो विंटर में ही मिलेंगे और कोल्ड वेदर में ही एक्सपीरियंस होंगे। तो स्लीट क्या होता है कंपेयर टू, अगर मान ली हेल और स्लीट की अगर तुलना की जाए तो स्लीट क्या होती है, स्लीट हमें थंडरस्टॉर्म में मिलते हैं, लेकिन वो समर में भी मिल सकता है और विंटर में भी मिल सकता है। और स्लीट का स्लाइस क्या होता है कि उस स्लीट के फॉर्म में थोड़ा सॉलिड भी रहता है रेन, और थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में भी होता है। लेकिन हेलस्टॉर्म के केस में क्या होता है कि जो भी आइस बॉल रहेंगे वो साइज में बहुत बड़े रहेंगे, और ये जनरली आपको विंटर और कोल्ड वेदर में ही ऑब्जर्व हो जाएंगे। हेलस्टोन साइज क्या होता है, लगभग 0.2 इंचेस टू 6 इंचेस तक जा सकता है। अगर मिलीमीटर में बात करें तो 5 मिलीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक इन डायमीटर जा सकता है वाटर ड्रॉपलेट साइज। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से हाईली डैमेजिंग होते हैं ये, यानी कि जिस भी वस्तु पर गिरेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे गिरेंगे उसको डैमेज कर देंगे। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स दैट स्लोली फ्रीज एंड रिजल्ट इन अ शीट ऑफ क्लियर आइस। तो ये क्या होता है कि क्लियर शीट ऑफ आइस बनाते हैं, और सुपर कूल ड्रॉपलेट्स है उसकी वजह से हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही रहेंगे। जो ड्रिजल होता है, हल्की हल्की रेन को ही क्या बोलते हैं, एकदम कम क्वांटिटी में अगर या कम इंटेंसिटी के साथ अगर रेनिंग हो रही है तो उसको ड्रिजल कहते हैं। इट इज़ अ वेरी लाइट रेन स्ट्रॉन्गर देन मिस्ट। तो मिस्ट क्या होता है, मान लीजिए अगर आप किसी हिली एरिया में गए तो वहाँ आपको ऐसा लगता है कि क्लाउड ज़मीन पर आ गए, तो उसको ही क्या बोलते हैं, मिस्ट ऐसे कहते हैं। और ये एक्चुअली मिस्ट से थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, बट शावर जो होता है यानी कि जिसको हम बारिश कहते हैं, तो शावर से थोड़ा ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ होती है। मिस्ट इज अ थिन फॉग विथ कंडेंसेशन नियर द ग्राउंड। तो यानी कि हम अगर मान लीजिए हमें जो भी बादल हम बोलते हैं कि ज़मीन पर आ गए, उसको हम क्या कह सकते हैं, तो मिस्ट ऐसे कह सकते हैं। मेड अप ऑफ आइस क्रिस्टल, ड्रिजल जो होता है वो आइस क्रिस्टल से बना रहता है, और क्लाउड वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एयर और नियर एट द अर्थ सर्फेस। तो हमें क्या मिलेगा, एयर जो ड्रॉपलेट है हमें सस्पेंडेड लगेंगे एयर में, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, तो ड्रिजल ऐसे कहेंगे। साइज़ जो होता है ड्रिजल का स्मॉलर देन 0.5 mm होता है, यानी कि बहुत छोटी साइज़ होती है, या 0.0 इंचेस से भी छोटी उनका डायमीटर होता है। तो ये एक्चुअली जो ड्रिजल होता है वो स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड से जनरली आता है,
समटाइम्स एवोपरेट बिफोर। इनका साइज बहुत छोटा होने के कारण क्या होता है कि जैसे ही ज़मीन पर आते हैं तो ज़मीन पर आने से पहले वो एवोपरेट हो जाते हैं ड्यू टू इट्स माइन्यूट साइज। डीजल कैन बी परसिस्टेंट इन कोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो अगर मान लीजिए अगर टेम्परेचर बहुत ठंडा है या क्लाइमेट बहुत ठंडा है या वेदर बहुत ठंडा है तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, तो ये आपको परसिस्टेंट यानी कि कंटिन्यूसली ड्रिजल है वो बहुत समय के लिए ऑब्जर्व होगा। सन शावर क्या होता है कि मान लीजिए बारिश भी हो रही है और हमें सनलाइट भी मिल रही है, सन भी दिख रहा है, तो इस प्रोसेस को ही सन शावर ऐसे कहते हैं। व्हेन रेन फॉल्स वाइल द सन शाइन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अकम्पनीड बाय अपीयरेंस ऑफ अ रेनबो। तो हमें जो जनरली जो भी रेनबो में दिखता है वो सन शावर में ही दिखता है। उसके बाद कंसेप्ट है हमारा सन ग्रेन्स। तो सन ग्रेन्स क्या होता है, इट इज़ वेरी स्मॉल वाइट एंड ओपेक ग्रेन्स ऑफ आइस। तो उसका जो साइज़ होता है 1 mm से जनरली छोटा होता है इसका साइज़, और जो ड्रिजल होता है तो ड्रिजल का साइज़ भी ऑलमोस्ट इक्वली होता है स्नो ग्रेन का। तो डायमंड डस्ट क्या होता है, डायमंड डस्ट एक्सट्रीमली स्मॉल जब आइस क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है एट वेरी लो लेवल एंड एट लो टेम्परेचर बिलो -30 डिग्री सेल्सियस, तो इसको डायमंड डस्ट ऐसे कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस स्पार्कलिंग इफेक्ट बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट फॉलिंग ऑन इट। जब उसके ऊपर अगर लाइट अगर गिरती है तो स्पार्कलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और ये एक्चुअली जनरली जो क्रिस्टल होते हैं वो जनरली ओपेक होते हैं। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में है हमारा कन्वेंशनल रेनफॉल। जो भी हमारा रेनफॉल होता है कन्वेंशनल रेनफॉल वो आपको हमें जनरली इक्वेटोरियल रीजन में या जहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है वहाँ हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। जब भी मान लीजिए कोई भी गर्म हवा होती है उसकी डेंसिटी कम होती है तो इसीलिए क्या जाती है वो ऊपर चली जाती है, और जो कूल हवा होती है वो हमेशा ज़मीन के आसपास रहती है। तो इसकी वजह से जब भी हवा ऊपर चली जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और टेम्परेचर जैसे डाउन हो जाएगा तो क्या करेंगे कि वो क्लाउड फॉर्म करना चालू करेंगे, और जब भी वो क्लाउड फॉर्म करेंगे तो हेवी रेन तभी क्या हो जाएगा, तो अगर और ऊपर चली गई तो क्या हो जाएगा, वो और हीट लूज़ करेगी और वो क्या हो जाएगा, हेवी रेन आ जाएगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो ये हाईली लोकलाइज होती है यानी कि जनरली आपको इक्वेटोरियल रीजन के साथ ही दिखेगी, और जहाँ या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और हाई मॉइस्चर है दोनों एक साथ। यानी कि आपको देखिए डेजर्ट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है लेकिन मॉइस्चर नहीं होता है तो वहाँ आप कन्वेंशनल रेनफॉल नहीं देख सकते। तो दोनों कंडीशन चाहिए, हाई टेम्परेचर भी चाहिए और हाई मॉइस्चर कंटेंट भी चाहिए। तो ये एसोसिएटेड होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस, यानी कि अगर क्लाउड ये बहुत कम क्लाउड के साथ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रेनिंग होती है या प्रेसिपिटेशन होता है, ये जनरली हम समर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ये कॉमन है, ये ऐसी प्रकार की बारिश कॉमन है इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स में यानी इक्वेटोरियल रीजन में, खास करके कॉन्गो बेसिन में, अमेजन बेसिन में एंड आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में हमें ये इस प्रकार का प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व होगा। ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी कि पहाड़ों के एरिया में होने वाली रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेनफॉल कह सकते हैं। तो जब भी मान लीजिए सेचुरेटेड एयर मास यानी कि जिस एयर में बहुत सारा वाटर कंटेंट है, वाटर वेपर कंटेंट है, अगर वो मान लीजिए किसी पहाड़ के रेंज के साथ, माउंटेन रेंज के साथ अगर टकराती है तो एक्चुअली उसको क्रॉस करने के लिए, एयर को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अप होना पड़ेगा, राइज अप होना पड़ेगा। और जैसे ही वो एयर सैचुरेटेड वाटर वेपर एयर अगर राइज अप करती है तो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने के कारण उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो जो भी एक्सेस जो वाटर है या सरप्लस वाटर है वो क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन या इन द फॉर्म ऑफ रेन क्या हो जाएगा, तो ज़मीन पर आ जाएगा। तो इसको ही क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल ऐसे कहते हैं। सैचुरेटेड एयर मास व्हेन वन कम अक्रॉस अ माउंटेन एरिया व्हेन ascent loses capacity to hold mass of water vapor ड्यू टू द डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बारिश हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीजिंग टेम्परेचर। When warm humid air strikes on an orographic barrier a mountain range head on, the surplus moisture falls down as orographic precipitation along the windward slope। तो यानी कि क्या होता है कि मान लीजिए आपका पहाड़ है, मान लीजिए ये पहाड़ है, और इस पहाड़ में मान लीजिए यहाँ से हवा आ रही है, और ये इसकी हाइट ज़्यादा होने के कारण मान लीजिए ये हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो ये इसको हवा को क्या होना पड़ेगा, राइज अप होना पड़ेगा इसको क्रॉस करने के लिए। तो ये करते समय क्या होगा कि यहाँ जो क्लाउड है तो क्लाउड बारिश करेंगे, और इसको ही क्या कहेंगे, तो इसको ही ओरोग्राफिक रेनफॉल ऐसे कहेंगे। तो यहाँ जब बारिश हो गई यानी बहुत सारा वाटर कंटेंट मान लीजिए इसने लूज कर दिया,
तो जैसे ही ये नीचे चला जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ वापस टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि जो क्लाउड्स है वो क्लाउड्स मूव हो गए यहाँ से आगे, और इस एरिया में बिल्कुल भी बारिश नहीं होगा। तो ये जो एरिया है कि जहाँ एक्चुअली बहुत सारा बारिश हो रहा है तो इसको कहते हैं विंडवर्ड एरिया। जहाँ बारिश नहीं हो रहा है, यहाँ एक्चुअली गर्म एरिया है या हॉट एरिया है कि जहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो इसको बोलते हैं लीवर्ड एरिया। तो लीवर्ड स्लोप्स क्या होते हैं, तो इसकी वजह से लीवर्ड जो स्लोप होते हैं तो उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वहाँ रेन नहीं होती है, उसको हम रेनलेस भी कह सकते हैं। तो ये जनरली ड्राई एरियाज होते हैं और दिस एरिया इज नोन एज द रेन शैडो एरिया। तो जो लीवर्ड स्लोप होते हैं वो जनरली रेन शैडो एरिया होते हैं। इसमें आपको अरिड या सेमी अरिड यानी कि कम्प्लीटली ड्राई या सेमी ड्राई रीजन हमें देखने को मिलते हैं, और इस एरिया को ही रेन शैडो इफेक्ट एरिया भी कह सकते हैं। तो उसके एग्जांपल है पैटागोनियन डेजर्ट है अर्जेंटीना में, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट है वो भी क्या किस में आते हैं, तो ये रेन शैडो एरिया में आते हैं। और ये जो बारिश होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, इसको रिलीफ रेन ऐसे भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है अगर महाबलेश्वर की बात करें तो महाबलेश्वर में लगभग 600 सेंटीमीटर से अबव रेनफॉल होता है, लेकिन वही उसके बाजू में जो पुणे है तो पुणे रेन शैडो एरिया में आता है, तो वहाँ जनरली 70 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होता है। और कैटाबैटिक विंड क्या है, मान लीजिए आपका ये जो क्लाउड है, तो या मान लीजिए लीवर्ड से अगर आगे बढ़ने लगा तो वो क्या करता है, वो गर्म हो जाता है एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली जब हीट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाबैटिक विंड। तो ये जो विंड है या एयर मास है उसको क्या बोलते हैं, कैटाबैटिक विंड ऐसे कहते हैं। तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, तो फ्रंटल प्रेसिपिटेशन या फ्रंटल रेनफॉल क्या है कि मान लीजिए अगर दो फ्रंट अगर एक साथ मान लीजिए एक कोल्ड एयर और एक कोल्ड एयर एंड एक हॉट एयर, अगर ये मान लीजिए दोनों एयर है ऑकर्स अलोंग द जोन ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर मान लीजिए एक दूसरे से साथ जब टकराएंगे तो हॉट एयर क्या होता है, डेंसिटी में कम होता है तो ऊपर चला जाएगा, और जैसे ऊपर चला जाएगा तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होने के कारण क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और ज़्यादा टेम्परेचर कम होने के बाद क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, फिर वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो रेनिंग होगा यानी बारिश प्रेसिपिटेशन होगा। तो फ्रंटल जो रेनफॉल होती है इट ऑकर्स अलोंग द जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द वार्म एंड कूल एयर मास टू लार्ज एयर मासेस, यानी कि इसमें जो एयर मासेस होने चाहिए या कोल्ड एयर एंड हॉट एयर का जो एयर है कितना होना चाहिए, बहुत लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए। मीट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर यानी उनका टेम्परेचर भी अलग अलग होना चाहिए। वार्मर एयर मास गोज अप एंड कूलर एयर मास गोज डाउन, तो हॉट एयर ऊपर चली जाती है एंड जो कूल एयर है वो नीचे चली जाती है। द बाउंड्री, और ये जो इन दोनों के बीच में जो भी बाउंड्री है, द बाउंड्री दैट सेपरेट द कोल्ड एयर एंड वार्म एयर इज कॉल्ड एज द फ्रंट। तो ये जो एरिया है इसको ही क्या कहते हैं, तो फ्रंट ऐसे कहते हैं। ड्यू क्या है, तो मॉइस्चर जो भी जमा होता है अलग अलग सरफेस पे, तो उसको ही हम ड्यू ऐसे कहते हैं। मॉइस्चर दैट फॉर्म्स एज अ वाटर ड्रॉपलेट ऑन कोल्ड सर्फेसेस, तो कोल्ड सर्फेसेस पे जो भी जमा होने वाला पानी है तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्यू ऐसे कहते हैं। तो वो सर्फेसेस हो सकते हैं, ग्रास हो सकता है, प्लांट लीव्स हो सकते हैं, स्टोन्स हो सकते हैं। आपने ठंडी में देखा रहेगा खिड़कियों के पे भी पानी जमा होता है, तो उसको हम ड्यू कह सकते हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन, तो ये कंडेंसेशन की वजह से होता है। तो ड्यू फॉर्म होने के लिए आइडियल कंडीशन है, क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एयर होना चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, एंड लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट होनी चाहिए। तो जनरली आपको नाइट में ड्यूज हमें दिखते हैं। तो ड्यू पॉइंट क्या है, ड्यू पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है कि जहाँ ड्यू फॉर्म हो जाता है। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टाइम ऑफ द डे, वेदर कंडीशन क्या रहेगी और लोकेशन क्या रहेगा। फ्रॉस्ट क्या होता है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि वाटर वेपर डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर विल डायरेक्टली टर्न इनटू आइस, तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपको मोर लाइकली टू फॉर्म इन ह्यूमिड प्लेसेस, तो ये आपको कहाँ जनरली मिलेगा, तो ह्यूमिड जो प्लेसेस है, तो ह्यूमिड प्लेसेस में आपको मोर ड्यू मिलेगा, यानी कि खास करके ऐसी जगह की जहाँ बहुत सारा वाटर कंटेंट है वहाँ आपको ड्यूज मिलेंगे। नाइट टाइम जो होता है, तो नाइट टाइम में हमें ज़्यादा ड्यू दिखने को मिलता है कंपेयर टू अदर टाइम। तो नाइट टाइम में क्या होता है कि टेम्परेचर लो होता है, एयर भी कूल होती है, कोल्डर होती है, और उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत कम हो जाता है।
कंपेयर टू वार्म एयर, तो उसकी वजह से जो भी एक्सेस एयर है तो वो बाहर डाली जाती है, एक्सपेल आउट की जाती है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ड्यू ऐसे कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या है, क्योंकि अगर हवा का अगर हमने पर्टिकुलर एयर मास देखा तो एयर मास में कितना वाटर वेपर एग्जिस्ट करता है, तो उसको ही ह्यूमिडिटी ऐसे कहते हैं। जो ह्यूमिडिटी होता है जो हवा में, वो जनरली टोटल एयर मास के 0 to 4% तक हो सकता है, यानी कि 4% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं हो सकती। अगर 4% हो जाएगा तो जनरली उसको सैचुरेशन पॉइंट बोला जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो अपने आप ड्यू में या प्रेसिपिटेशन में आना चालू करेगा। तो हाइग्रोमीटर्स क्या होता है, हाइग्रोमीटर्स आर द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द ह्यूमिडिटी। सैचुरेटेड एयर क्या होता है, तो मान लीजिए आपका जो एयर मास है, तो अगर उसमें उतना ही वाटर वेपर का कंटेंट है जितना वो होल्ड कर सकता है, यानी कि जितना वो होल्ड कर सकता है उतना ही उसमें अगर मान लीजिए मॉइस्चर या वाटर वेपर कंटेंट आ गया, तो उसको हम कह सकते हैं सैचुरेटेड एयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी डिपेंड, यानी ह्यूमिडिटी की जो भी कैपेसिटी वो डिपेंड करती है एयर टेम्परेचर पे, लोकेशन पे, हाइट, यानी कि सी लेवल से जो भी हाइट है उसका, और उसमें कितना वाटर कंटेंट है उस पर वो डिपेंड करती है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है कि जहाँ वाटर क्या होता है, स्टार्ट करता है कन्वर्टिंग टू सॉलिड स्टेट। तो इस पर्टिकुलर, यानी कि लिक्विड से सॉलिड तक, लिक्विड से सॉलिड को जाने के लिए जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को ही फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा कहा जाता है।